बिहार में चुनावी दंगल का घमासान जारी है। वोटर्स इस समय यहाँ के राजा हैं और राजनीतिक दल उन्हें लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, नई नई तरकीबें निकाल रहे हैं। देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में फ्रीबीज ने सबसे ज्यादा वोटर्स को लुभाया है। जाति आधारित समाज में इसने एक ऐसा वोट बैंक तैयार किया है जो जाति और धर्म से परे है और एक मुश्त वोट कर रहा है। आज़ादी के बाद 1952 में देश में पहली बार आम चुनाव हुए और लोगों को वोट डालकर सरकार चुनने का मौका मिला। तब लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के लिए एक साथ चुनाव हुए थे। अब 2025 तक आते आते पार्टियों की यही मंशा होती है कि चाहे कुछ भी करना पड़े, बस किसी तरह सरकार बने और उनके एजेंडे पर देश चले। और इसीलिए चुनाव में जाति, धर्म और लिंग सबको आधार बनाकर वोट मांगा गया है। कोई पार्टी दलितों के लिए तो कोई गरीबों के लिए, मुसलमानों के लिए काम करने की बात करती है और अपना वोट बैंक बनाया है, जो उनके एजेंडे के आधार पर उनके साथ खड़े होने की दुहाई देती है। लेकिन कुछ चुनावों पर पिछले दिनों अगर गौर करें तो एक नया वोट बैंक उभरा है जिसका जाति और धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो सीधे तौर पर उनकी बात करते हैं जो उन्हें फायदा पहुंचाते हैं। तो क्या जाति और धर्म से अलग हटकर एक नया वोट बैंक तैयार हो गया है? आखिर सीधा लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं का वोटर्स को कितना फायदा मिलता है? क्या वाकई फ्रीबीज का प्रभाव वोटिंग पर पड़ता है? ये कुछ सवाल हैं जो देश की सियासत में इस समय प्रासंगिक हो गए हैं। वैसे तो भारतीय राजनीति में वर्ष 2000 से ही फ्रीबीज की शुरुआत हो चुकी है, जब पार्टियों ने वर्ग और जाति आधारित लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं की शुरुआत की और अपना वोट बैंक बनाया था। इस तरह की योजना ने पार्टियों को चुनाव में जीत भी दिलवाई है, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। वर्तमान में इन योजनाओं का लाभ जिस वर्ग को मिल रहा है वो जाति या धर्म पर आधारित नहीं है। जैसे महिलाओं को अकाउंट में पैसा भेजकर सीधा लाभ दिया जा रहा है, युवाओं को लैपटॉप दिया जा रहा है, तो किसानों को भी डायरेक्ट लाभ दिया जा रहा है, जबकि किसी खास जाति या धर्म के लोगों को नहीं। परिणाम यह हुआ कि देश में एक ऐसा वोट बैंक बनकर तैयार हो गया है जो जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं करता। इस बात को 2000 से पहले ही राजनीतिक पार्टियों ने समझ लिया था कि विकास योजनाओं का अगर तरीके से प्रचार प्रसार किया जाए तो उनके आधार पर वोट मिलते हैं, खासकर उन लोगों को जो इन योजनाओं से लाभ लेते हैं। यूपी में फ्री लैपटॉप और बंगाल में गरीबों के लिए राशन कार्ड, महिलाओं के लिए लाभांश योजनाओं की शुरुआत हो चुकी थी। आपको बता दें कि आज़ादी के वक्त संविधान सभा में इस बात पर जोरदार बहस हुई थी कि महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये मानकर कि महिलाओं में राजनीति की समझ कम होती है। इसे लेकर तर्क वितर्क किए गए थे, लेकिन कई नेता इस तर्क के विरोध में थे और बहस के बाद संविधान ने महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिया था और ये माना गया था कि महिलाएं आगे चलकर भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करेंगी। ये भी याद दिला दें आपको कि आज़ादी के वक्त महिलाओं में शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम था। ज़्यादातर पुरुष ही समाज की दशा और दिशा तय करते थे। ज़मीनी स्तर पर कुल मिलाकर बात करें तो अधिकतर महिलाएं अपने पिता, पति और भाई के अनुसार ही वोटिंग किया करती थीं। लेकिन अब वक्त बदला है। साल 2025 महिलाएं काफ़ी सशक्त हो चुकी हैं और वोटिंग में उनकी भागीदारी कई जगह पुरुषों से ज़्यादा होती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कई राज्यों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों की तुलना में अधिक रहा। महिलाएं एक मुश्त वोट भी करती हैं, इसलिए पार्टियां उन्हें इम्प्रेस करने के लिए नई नीति बनाती हैं, जिसका उन्हें लाभ भी मिलता है। भारतीय राजनीति में महिलाएं एक ऐसा वोट बैंक बन चुकी हैं जिसे अपने पाले में करने वाली पार्टी सीधे सत्ता तक पहुंचाती हैं। पिछले कई चुनाव में झारखंड में मैया सम्मान योजना, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना और महाराष्ट्र में लाड़की बहिण योजना, इन योजनाओं ने राजनीतिक पार्टियों को सत्ता तक जाने का रास्ता दिखा दिया। अब ये एक पैटर्न बन गया है। बिहार चुनाव से पहले एनडीए और महागठबंधन दोनों ने ही लड़कियों को टारगेट करके उन्हें पैसा देने की बात कही है। महागठबंधन तो चुनाव प्रचार में सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा को लेकर आ रहे हैं ताकि महिलाओं से सीधा संवाद हो।
इधर एनडीए ने तो कार्यक्रम की शुरुआत भी कर दी है और महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेज भी दिए हैं। सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं का सीधा लाभ मिलता है। ये बात पार्टियां समझ चुकी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही वजह है कि जो सत्ता में है वो महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं और जो सत्ता में नहीं है वो वादा करके महिलाओं को प्रलोभन दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिलाएं परिवार वालों की मर्जी से वोट करती हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में सच्चाई अलग है। ये ग्राउंड रियलिटी है। तो सवाल ये भी उठता है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए क्या इस तरह की फ्रीबीज सही तरीका है? क्या इससे वोटर भ्रमित नहीं होता? जिधर प्रलोभन का पड़ला भारी होता है, वोट उधर सारे गिरते हैं। वर्तमान समय की बात करें तो बेशक फ्रीबीज का फायदा राजनीतिक पार्टियों को बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वोटर्स भी तात्कालिक फायदा देखकर वोट कर रहे हैं। यह भी कहना सही होगा कि फ्रीबीज की वजह से ही जनता ने जाति और धर्म का बंधन भी तोड़ा है और एकमुश्त वोट कर रहे हैं। इसके पहले जातिगत मुद्दे को भी राजनीतिक दलों ने खूब भुनाया और जाति के नाम पर वोट लिए, सरकारें भी बनाई। राजनीतिक पार्टियों के अपने रिसर्च विंग होते हैं, जहां यह बात साबित भी हुई है कि सीधे लाभ देने वाली योजनाओं का बहुत फायदा होता है। इसी वजह से अब पूरे देश में फ्रीबीज जारी है। 2015 और 2020 के वोटिंग पैटर्न को देखें तो ये बात साफ होती है कि महिलाओं का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ा है। राजनीतिक दल महिलाओं को केंद्र में रखकर योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं, तो आजकल ये पैटर्न बन गया है। ये बात साबित हो चुकी है कि फ्रीबीज पाने वाले कई लोग इसके प्रभाव में वोट करते हैं। इसका सीधा असर वोटर के दिल और दिमाग पर पड़ता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भविष्य में ये फ्रीबीज वाली पॉलिसी कहां तक जाएगी। आपको क्या लगता है कि फ्रीबीज एक सक्सेसफुल राजनीतिक हथकंडा है, सही है या नहीं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।